Sturm Liouville equation. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है स्पेशल काइंड की। इस टाइप की इक्वेशन के लिए हम लोग ग्रीन्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी उसके लिए आप ग्रीन्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन्स फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो इक्वेशन अगर मैंने देखी तो अपने पास इस फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। नोट मेरे साथ ही करते चलना सारे लोग। दिस प्लस क्यू एक्स इंटू वाई and that is equal to Rx, right? So this kind of equation is Sturm Liouville equation and which is defined on some closed interval a to b, right? जो हमारे पास ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड में यूज हो रहा है, मैंने इसे सपोज ऐसे डिनोट कर दिया L. L is the operator which is d by dx of px into d by dx and this plus q, that is our linear differential equation operator. Sturm Liouville operator भी बोल सकते हो. This is SLO, Sturm Liouville operator, right? तो जो स्टर्म लियोवली ऑपरेटर है इसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए बच्चों? इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि आपका पीएक्स जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर पीएक्स जीरो हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बनेगी यार, है ना? सब लोग समझ पा रहे होंगे इतनी बात को, ठीक है। और जो पीएक्स एंड क्यूएक्स दो फंक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, दे आर कॉन्टिन्यूअस, राइट। जो फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी थी, अब ये इक्वेशन इस ऑपरेटर के थ्रू लिखी जा सकती है, एल वाई दिस इज इक्वल टू आर एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? बताते रहो सारे, चेक कर लो, आप कोई बात नहीं पढ़ सकता, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो एल ऑपरेटर से ऑपरेट करने के बाद लेफ्ट साइड मिल जाएगा और राइट साइड आर एक्स आपको मिलेगा। तो ये अपने पास स्टर्म लियोवली इक्वेशन होगी, दिस इज कॉल्ड एसएलपी, स्टर्म लियोवली प्रॉब्लम। अब इसके साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी डिफाइंड होती है। जो यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस SLP satisfies some boundary conditions, and these boundary conditions are C1 into y at A plus C2 into y prime at A. This is equal to D1 लिख लेते हैं, ठीक है। And similarly, next is C3 into y at A, sorry B, plus C4 into y prime at B. This is equal to D. ये कंडीशन जो कहलाती है बेटा, ऐसे बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। बट इस बाउंड्री कंडीशन के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है इसका इसका C1 C2 C3 C4, ये डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब C1 C4 माइनस C2 C3 दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे कोएफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होने चाहिए, राइट। तो अगर ये कंडीशन होती है तो उस केस में हम बोलेंगे जो एक कोएफिशिएंट, सॉरी, जो बाउंड्री कंडीशन मुझे मिली, इनका नाम क्या दे दिया? बाउंड्री कंडीशन दे दी, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने पास आ गई, वेयर these C1 C2 C3 and C4 comma D1 and D2 they are constants, real constant, right? ठीक है बच्चों। तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें? सपोज आई से दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड solution of first equation, we introduce Green's function.
ग्रीन्स फंक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन जो कुछ सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। किसे सेटिस्फाई करता है? हमने उसे डिनोट किया ग्रीन फंक्शन को, दिस इज GXT। दो वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड फंक्शन है, एक एक्स और दूसरा टी। एक्स वो वेरिएबल है जिस वेरिएबल पे आपकी इक्वेशन डिफाइंड है, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। और टी हमने एक नया वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। वेरिएबल नहीं बोलना चाहिए, फिक्स्ड कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, बट टी भी वेरी कर रहा है यहाँ पे, राइट। उसकी अलग अलग वैल्यूज। तो हमने कैसे लिखा बेटा? हमने लिखा LGXT दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस टी। बात समझ में आ रही है सबको? डेल्टा एक्स माइनस टी मतलब क्या आ गया अपने पास में? ये आ गया डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? आप इसे सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे जो डेल्टा एक्स माइनस टी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट, सॉरी, इक्वल टू t, and this is 0 when x is not equal to. So with this condition we define that Dirac delta function. 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। और सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए ना स्टोरी सुन लो उसकी, उसकी कहानी क्या है, राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब डिराक डेल्टा फंक्शन, भाई साहब, एल जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, थोड़ा गौर से देखो एल ऑपरेटर को पिछले इक्वेशन पे। एल ऑपरेटर में 2 बार डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, देख पा रहे हो बच्चों सब लोग? एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है। तो ये कहना इसका क्या है कि यार एल ऑपरेटर से GXT को ऑपरेट करने पे माइनस डेल्टा एक्स माइनस टी मिल रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आप जब 2 बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको माइनस का डेल्टा एक्स माइनस टी मिल रहा है। अब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ये दे रहा है, इस बात का मतलब कैसा फंक्शन होगा? कोई बता सकता है मुझे? गौर करना बच्चों, मतलब डिसकंटिन्यूटी आ रही है इस केस में जब आप 2 टाइम डेरिवेट कर रहे हो। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी थी? 0। और ये वैल्यू कितनी थी? इन्फिनिटी। और ये वैल्यू कितनी थी? 0। डिराक डेल्टा फंक्शन, राइट। अब थोड़ा गौर करना, मतलब क्या हुआ कि अचानक से उस पॉइंट पे फंक्शन कहाँ टेंड कर जा रहा है बेटा? 0 को, सॉरी, इन्फिनिटी को टेंड कर पा रहा है। किस पॉइंट पे? टी पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया e⁻ माइनस मॉड एक्स, ये फंक्शन ले लिया। इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव चाहिए। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ e⁻ माइनस मॉड एक्स? ग्राफ इज इन दिस शेप। 0 पे शार्पनेस है ग्राफ में, मतलब ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस तो है हर जगह। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल लाइन या कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर? एवरीवेयर, but not differentiable at x equal to 0। 0 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो हर जगह है बट 0 पॉइंट पे कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। अब जब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाएगा, थोड़ा गौर करना, जो राइट में फंक्शन मिल रहा है मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, वो कौन सा मिल रहा है? e⁻⁻x। और जो लेफ्ट में मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है सर? e⁻+x, बिकॉज वी नो दैट mod x इक्वल टू प्लस एक्स when x is positive और mod x is equal to minus x when x is negative। तो 0 के बाद तो x पॉजिटिव है, तो वहां पे क्या वैल्यू मिली? mod x की वैल्यू प्लस एक्स मिल गई। और 0 से पहले कितनी मिल गई? माइनस एक्स। तो e⁻माइनस ऑफ माइनस एक्स e⁻x बन गई। ये दो ग्राफ्स आ चुके। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ बच्चों, तो तुम देख सकते हो क्या फॉर्म बनी? f प्राइम x। दिस इज the shape of this function becomes changed। e⁻ x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी? तो बताएगा बच्चा? माइनस ऑफ e⁻x। व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ e⁻x? बताओ बच्चों, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा? नहीं, नॉट स्टेप फंक्शन बेटा, ये थोड़ा डिफरेंट है। हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास ये फॉर्म मिल गई बेटा, देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ e⁻।
और अगर हम इससे पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो सेम आता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर प्लस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वैल्यू 1 है और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है -1। तो जीरो पे जो डिसकंटिन्यूटी मुझे मिल रही है इसकी वो ऑफ 2 मिल रही है। कितने स्ट्रेंथ की मिल रही है? 2 स्ट्रेंथ की डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ 2। फिर डिफरेंशिएट करते हैं अगर इससे हम लोग तो क्या फॉर्म बनेगी? आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश एक्स, तो मुझे जो ग्राफ मिलना था वो कुछ फिर से इस शेप में मिल गया। गौर करना, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी ऊपर आ गया, प्लस का e टू द पावर माइनस एक्स बन चुका है, ये e टू द पावर x बन चुका है। लेकिन यहाँ पे देखा तो राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों के बीच में जंप कितने का मिला? जंप की बात कर रहा हूँ जीपी। ये क्या बेटा? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो एफ प्राइम का वैल्यू लेफ्ट में मतलब 0 माइनस 0 प्लस एंड दिस माइनस एफ प्राइम 0 माइनस, कितनी वैल्यू मुझे मिल गई? ये वैल्यू मुझे मिल रही है दिस इज इक्वल टू 1 -1 दैट इज ऑफ -2। इस बात का मतलब इस पॉइंट 0 पे मुझे एक स्पाइक मिलने वाली है। तो कितने स्ट्रेंथ की स्पाइक मिलने वाली है? 2 स्ट्रेंथ की स्पाइक मिलने वाली है विद डिराक डेल्टा, राइट। सो ये मिला जो स्ट्रेंथ वो मिला 2 -2। ये नीचे लिखना चाहिए नॉट ऊपर, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा -2 स्ट्रेंथ का स्क्वायर। तो अब इस फंक्शन को लिखा कैसे जाए? बोला सर ये आ रहा है आपके पास में, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 पॉइंट के ऊपर डेल्टा फंक्शन आ रहा है और उसके अलावा फंक्शन सेम है जो एफ एक्स हम शुरुआत से लेते हैं उससे पहले। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? हाँ या ना बताना। हाँ भाई बोलो सारे लोग, क्लियर है? अरे बच्चों बता तो दो कुछ। यस सर। ओके ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फिर से इसी कंसेप्ट के ऊपर जो हमने इक्वेशन मानी है। तो मुझे ये आइडिया मिल गया कि हमारा जो ग्रीन्स फंक्शन होगा उस ग्रीन्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा ई पॉइंट के ऊपर। इंटरवल कितना अपने को दिया हुआ है? ए से लेके बी तक का दिया हुआ है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। यहाँ के बीच में आपका टी पॉइंट लाई कर रहा होगा, उससे पहले ग्राफ ऐसा होगा और उसके बाद ग्राफ ऐसा। तो शार्पनेस मिल रही होगी, राइट। ये शार्पनेस मुझे मिल रही है। अब यहां से हम लोग ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, राइट बच्चों? समझ में आया? तो हमने एक काम किया, हमने बोला कि भाई इस फंक्शन को दो अलग अलग फंक्शंस पे डिफाइन कर लेते हैं। जो पहले वाला फंक्शन है उसे लिख लिया g1xt और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसे मान लिया g2x, राइट। तो अब जरा गौर करना, तो आपका ग्रीन्स फंक्शन किस फॉर्म में आ गया? gxt इज इक्वल टू दिस इज g1xt कॉमा, ये कब होगा? जिस केस में आपके पास x की वैल्यू a से लेके t तक के बीच में लाई करती हो। और दूसरी बात g2xt, ये कब होगा? जिस केस में आपके पास x की वैल्यू t से लेके b तक के बीच में लाई करती है, राइट। तो अब ये किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? पहली प्रॉपर्टी भाई x इक्वल टू t पे कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। एज एफ एक्स सॉरी g इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to t, this implies first property कि g1xt this is equal to g2xt at x equal to, so this is our first property of Green's function, right। दूसरी प्रॉपर्टी बोले सर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जंप मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? जंप मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूं, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जंप मिलेगा। और उसने जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर था वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था? वो इसे सेटिस्फाई कर रहा था, अगर गौर से देख पा रहे हो सारे लोग। तो मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देता हूं एक बार।
अब इंटीग्रेशन कैसे करूं, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं इक्वेशन, गौर करना। सेकंड के लिए हमने लिखा LGXT, this is equal to minus of delta x minus t. This implies L ऑपरेटर यूज कर लेते हो, कितना था, वो था भाई d अपॉन dx of px into d by dx, this plus qx, and this is operated with g function gx, and that is equal to minus of delta x, राइट। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या फॉर्म बनेगी, यहां से आ गया फॉर्म किस फॉर्मेट में, दैट इज d by dx of px, this into d by dx of gxt, ये ऑपरेशन करने के बाद, और दूसरा टर्म मेरे पास मिल चुका है प्लस qx, this into gxt, and that is equal to minus of delta x। हमने बोला इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम t minus epsilon to t plus epsilon, मतलब बहुत स्मॉल चेंज के साथ में इंटीग्रेशन करो, t minus epsilon to t plus epsilon। गौर करना, इस बात का मतलब क्या हुआ, पहला आ गया इंटीग्रल t minus epsilon to t plus epsilon px, this into d by dx of gxt, this into dt, सॉरी dx, दूसरी टर्म यहाँ पे साथ में थी, डेरिवेटिव भी साथ में, और दूसरा कितना आ गया, प्लस इंटीग्रल t माइनस एप्सिलॉन से t प्लस एप्सिलॉन, दिस इज qx into gx, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल t माइनस एप्सिलॉन से t प्लस एप्सिलॉन, दैट इज डेल्टा x माइनस दिस इनटू d dx, राइट। आ रहा है सबको समझ में बच्चों, बताते रहो हाँ या ना, ठीक है। अब अगली बात, अब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब इंटीग्रेट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन हो जाता है, तो भाई मेरे पास क्या आ गया, px इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स टी, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम t माइनस एप्सिलॉन टू t प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस प्लस सेकंड इंटीग्रल है अपने पास में, ठीक है। वो सेकंड इंटीग्रल को जरा गौर करना क्या होगा, अगर हम सेकंड इंटीग्रल की बात करते हैं तो उसके अंदर लाई करने वाला जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है बेटा, कंटीन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन, और कंटीन्यूअस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, एग्जिस्ट करता है ना, वो हमेशा इंटीग्रेबल होता है। लेकिन यहाँ पे t माइनस एप्सिलॉन से t प्लस एप्सिलॉन पे बात चल रही है, क्या चल रही है बच्चों, t माइनस एप्सिलॉन से t प्लस एप्सिलॉन। मैंने बोला सपोज इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो वैल्यू आ रही है वो सपोज कुछ आ रही है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ऐसी मैंने वैल्यू सोच ली, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, ऐसी कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, उस पे लिमिट लगा दी t माइनस एप्सिलॉन से t प्लस एप्सिलॉन। भाई जब फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उसका इंटीग्रेशन भी कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, दिस वैल्यू इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। इन राइट हैंड साइड अगर आप देख पाते हो तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू अपने को मिल रही है, दिस इज इक्वल टू -1। आई थिंक सबको इतनी बात क्लियर हुई होगी, राइट। लेफ्ट साइड पे हम अप्रोच रखते हैं, अब जरा क्या मिला, ये आ गया पी एक्स पी टी माइनस सॉरी टी प्लस एप्सिलॉन, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, दिस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स टी, एंड दिस इज फॉर एट टी प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस माइनस लोअर लिमिट कितनी मुझे मिल रही है, दिस इज पी टी माइनस एप्सिलॉन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स टी एट टी माइनस एप्सिलॉन, एंड दैट प्लस, गौर करना कंटीन्यूअस फंक्शन है तो
टी प्लस एप्सिलॉन और टी माइनस एप्सिलॉन के लिए वैल्यूज क्या पता चल रही है भाई? किसी को कोई आइडिया? बोले सर ये आएगा x की जगह रख दिया टी प्लस एप्सिलॉन। मैं सुनना चाहता था तुमसे कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होगा? टी माइनस एप्सिलॉन, दिस कॉमा टी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस। अब बेटा अगर मैं बोलता हूँ कि एप्सिलॉन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इफ एप्सिलॉन इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो होगा क्या कि जो ये वैल्यू है अपने पास में, दिस वैल्यू, थोड़ा गौर करना, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, they are equal. Why they are equal? They are equal as pt is continuous. मैं शुरुआत में बता चुका हूं तुम्हें px फंक्शन कैसा है, दिस इज कंटीन्यूअस, तो उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होंगी। ये t माइनस एप्सिलॉन t प्लस एप्सिलॉन क्या बता रहा है? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इज कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस होने से दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो pt दोनों से कॉमन आ गया, इस वाली टर्म से भी और इस वाली टर्म से भी, दोनों से pt कॉमन ले लिया सर। अंदर क्या बच गया मेरे पास? ये आ गया सर डी बाई डी एक्स ऑफ, या dg अपॉन dx, जस्ट इतना ही लिख दे रहा हूं, व्हेन एट t प्लस राइट लिमिट की बात हो रही है, माइनस dg अपॉन dx एट t माइनस ये लेफ्ट लिमिट की बात हो रही है। और गौर करो कि जो ये सेकंड फंक्शन है एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो के लिए, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एप्सिलॉन जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू कहां टेंड कर जाएगी? जीरो को टेंड कर जाएगी, प्लस जीरो, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों सेम, क्योंकि एफ एक्स टी कैसा है बेटा? कंटीन्यूअस फंक्शन है, ऊपर लिखा ही है मैंने, तो इक्वल टू में कितना आ गया? माइनस वन। अब अपने पास इक्वेशन बन चुकी है कितनी? दैट इज dg अपॉन dx एट t प्लस दिस माइनस dg अपॉन dx एट t माइनस this is equal to minus 1 upon pt. So that is the another condition. हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात सबको? बताते रहो हाँ या ना, बोलना भाई सारे लोग, ठीक है? अरे भाई बोलो, क्लियर हुआ? यार बच्चों तुम लोग ऑनलाइन वाले बताते नहीं हो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir, ओके, सो मुझे ना जवाब देते रहना है, तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगती है ऑनलाइन क्लास। अच्छा, इस बात ने क्या बताया? इस बात ने बताया कि दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस ग्रीन फंक्शन, दिस इज डिसकंटीन्यूअस at the point x equal to t with the jump माइनस वन अपॉन pt। और जम्प के बारे में तुम सारी इंफॉर्मेशन जानते हो। जम्प क्या होता है बेटा? राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। यही मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया भी था, यहाँ पे जम्प निकाला था जब इस वाले केस में, तो जम्प कितना आ रहा था? राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट एट जीरो पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट बदल के कितना आ चुका है? टी आ चुका है। आई थिंक सबको क्लियर भी काम है ना? अब अगली बात, अगर हम यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे हैं किसका? ग्रीन फंक्शन का, जो मैंने डिफाइन किया, तो टी पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, दिस इज द लाइन x इक्वल टू टी। इस बात से पता क्या चला कि जो जी एक्स टी फंक्शन है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू टी लाइन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि भाई g1 xt और g2 xt दोनों कैसे वैल्यूज होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि gxt इज इक्वल टू gtx। सिमेट्री है किस लाइन के अबाउट? x इक्वल टू t लाइन के अबाउट। तो एक कंडीशन तो ग्राफ से ही देखने से मिली, राइट? अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, उनको भी देखते हैं, ठीक है? तो जैसे सपोज मेरे पास में ये इक्वेशन आई, पहले एक बार इसका सॉल्यूशन भी लिख ही लिया जाए, क्वेश्चन पे फिर चलता है। ये सारी कंडीशन हमारे पास हो गई, तीन कंडीशन मैं बता चुका हूं आप लोग, राइट? तो जो इक्वेशन थी एल वाई इज इक्वल टू आर एक्स, एल वाई इज इक्वल टू आर एक्स हैज द सॉल्यूशन, हैज द सॉल्यूशन in the form of
वाई एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू जो भी लिखना चाहो माइनस इंटीग्रल किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव हो रहा था भाई, ए से लेके बी क्लोज इंटरवल पे डिस्कशन हो रहा था, जी एक्स टी दिस इनटू आर एक्स, ये मैंने स्मॉल आर लिया था, आर एक्स दिस इनटू डी, राइट? तो दिस इज द सॉल्यूशन। बट अभी काम हुआ नहीं, अभी तो हमने जस्ट आपको कंडीशन बताई। इन कंडीशन से हम क्या फायदा उठाएंगे, जो हमने ये फंक्शन लिखा था, कौन सा वाला बेटा, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन में g1 xt और g2 xt की वैल्यू लिख पाएंगे। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो इसका फायदा यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ता हूँ आगे। देखिए सॉल्यूशन तक हम लोग देख चुके हैं, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखा जाए। द प्रॉब्लम इज दिस, ये है नेट का 2011 का। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि लेट वाई एक्स बी a continuous function, be a continuous function on closed interval 0 to 2 pi, satisfying homogeneous differential equation, sin x into d2y upon dx square, this plus cos x into dy upon dx, this is equal to delta x minus pi by 2. Then the value of dy by dx upon dx at x equal to pi by 2 is first option continuous. भाई चेक करना, वैसे भी डिराइव्ड डेटा फंक्शन यूज हो गया तो पहले ऑप्शन का तो कोई आधार बनता ही नहीं बेटा, है ना? दूसरी बात बोलता है हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ 3। तीसरा ऑप्शन दे रहा है हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1/3, और चौथे ऑप्शन में बोल रहा है हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1। अब सबसे पहला टास्क है कि यार ये स्टर्म लियोविली प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर होगी तो ही जाके हम लोग सोच पाएंगे, आगे काम कर पाएंगे फर्दर। तो आप देखो बच्चों, ये प्रॉपर फर्स्ट क्लास स्टर्म लियोविली इक्वेशन बन रही है। कैसे बन रही है? आप अगर इन दोनों टर्म्स को क्लब करते हो, किस किस को, इसको और इसको, देख सकते हो प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और ये मेरा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी सेकंड का डेरिवेटिव ये मिल गया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये मिल गया। दिख रहा है सबको, राइट? तो मुझे क्या फॉर्म मिल गई? मुझे मिल गया यहाँ से साइन ऑफ एक्स दिस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका पूरे का होल डेरिवेटिव, ये फॉर्म दिख गई, है ना? And that value is equal to delta x minus pi by 2. This is same equation which is Green's equation जो हमने थोड़ी देर पहले देखी, जो Green's function डिफाइन करते हुए हम लोग डिस्कस करें। तो y is treated as a Green's function. अगर y is treated as Green's function, then this implies it always satisfies that condition. क्या dg upon dx is discontinuous at x equal to t with the jump -1 upon pt. What is px here? That px function is equal to sin x, and that t point is nothing, this is pi by 2 जिस पे अपन सोच रहे हैं। तो भाई pt कितना मेरे पास आ गया, p at pi by 2, और वो वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, sin pi by 2, and sin pi by 2 is equal to nothing, this is 1। बात सबको समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे जो थोड़ा सा गलती हम लोग कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे आप अगर देखते हो तो मैंने ग्रीन्स फंक्शन में जब भी डिफाइन किया था तो मैंने राइट साइड का साइन कैसा लिया था, शुरुआत से दिखाता हूँ तुम्हें।
ये इक्वेशन देखना, माइनस डेल्टा एक्स माइनस टी, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है प्लस डेल्टा एक्स माइनस टी, तो आप माइनस साइन को पहले बैलेंस कर लो। कैसे लिख लो, इसी इक्वेशन पे मैं बैलेंस करके निकालता हूँ। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा लो और यहाँ पे माइनस साइन लगा लो, बैलेंस हो गया दोनों तरफ। तो पी एक्स कितना मिला, माइनस ऑफ दिस, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ दिस, और ये कितना आ गया माइनस ऑफ वन। आई थिंक सबको समझ में आया। एंड वी नो दैट विद द सेकंड कंडीशन, वो क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स एट 5/2 प्लस this minus dy upon dx at 5/2 minus this is equal to, yes, -1 upon pt, and pt की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं जो कि कितनी है -1, and that value is equal to 1. So जो डिसकंटिन्यूटी मिल रही है वो कितने जंप की मिल रही है भाई, वो 1 जंप की मिल रही है, ठीक है ना। So this implies that dy upon dx has discontinuity of jump, of jump 1, करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। दिस फंक्शन है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ जंप 1, राइट। हाँ भाई बच्चों बताओ, समझ में आया सबको, यार हाँ या ना बोलना सारे लोग, बोलिए। Yes, sir. ओके, नाइस। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, भाई सॉल्यूशन क्या आएगा। सॉल्यूशन ना भी निकाल पाए तो कम से कम ग्रीन्स फंक्शन तो बता दें, है ना। सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन देखेंगे अभी, फिर सॉल्यूशन निकालना भी सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो है बेटा, मैं आपको ऑनलाइन सारे टॉपिक कवर, कुछ टॉपिक कवर करवा दूंगा, जैसे पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। लाप्लास कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। लगभग लगभग ये मान लो कि मैं रेगुलरली तुम्हारी क्लास ले लूंगा, कभी 4 से 6, हो सकता है 6 से 8 भी रखूं, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, जो छोटे छोटे टॉपिक से पहले वो निपटा लेते हैं। और भाई जो फिजिकली बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे, उनके लिए मैं फ्राइडे को आऊंगा ही, तो जो रिमेनिंग बचे हुए टॉपिक है वो वहां पे हो जाएंगे। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो चुका है, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, तो मैं वहां पे आकर करवा दूंगा फ्राइडे को, राइट। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि भाई अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो, कोई प्रॉब्लम दे दी इस फॉर्म में, एक प्रॉब्लम है, दिस इज इन दैट फॉर्म कि भाई Ly इज इक्वल टू Rx एंड विद बाउंड्री कंडीशन दी हुई है अपने को, x जो है वो क्लोज इंटरवल a टू b को बिलोंग करता है, और बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है y एट a दिस इज इक्वल टू c एंड y एट b दिस इज इक्वल टू d। ये ऐसा नहीं कि भाई इसे रट के चले जाना कि सॉल्यूशन जो आया, तरीका ध्यान रखना, अप्रोच इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने बोला है भाई इसका सॉल्यूशन जनरेट करने के लिए मुझे ग्रीन्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ग्रीन्स फंक्शन मान लिया gxt इज इक्वल टू g1xt when x is belongs to a to c, right, और g2xt when x is belongs to p to b, राइट। तो दो कहानियां तो सबको देखते ही समझ में आ रही होगी, क्या क्या, कि सर जो आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो एक पॉइंट पे जो बाउंड्री कंडीशन होगी उसे G1 सेटिस्फाई करेगा, और बी पॉइंट पे जो बाउंड्री कंडीशन होगी उसे G2 सेटिस्फाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बच्चों बताओ, क्योंकि भाई कंडीशन तो दोनों के लिए सेम है। हाँ या ना बताना सारे, क्लियर है सबको कहानी, ठीक है। तो मैंने बोला यार G1 पॉइंट पे आपका फर्स्ट फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये कहाँ से लिखा, इसके थ्रू मैंने सॉल्यूशन लिखा एल जी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स माइनस, गौर करना है यहाँ पे। जो जी है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जी एट ए इक्वल टू सी एंड जी एट बी दिस इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो हमने लिखा कि भाई y एट ए इक्वल टू सी था, अगर उसे रखा जाए तो यहाँ से g फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने बोला g1 एट एक्स सी
इससे मत देखो, ये सॉल्यूशन मान लेते हैं g1xt इज इक्वल टू a टाइम्स ux, कुछ एक नया फंक्शन मान ले। ये कब? जब आपके पास x की वैल्यू a से t के बीच में लाई करती है, ठीक है। और y एट b इक्वल टू d, जो सेकंड सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, वो g2 फंक्शन के लिए हो गया। तो g2xt जो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा? b टाइम्स ux, vx वैल्यू। ये कब? जब आपके पास x की वैल्यू t से लेके b तक के बीच में लाई कर दी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो जो भी सॉल्यूशन मेरे पास ly इक्वल टू 0 का मिला, किसका मिला बेटा? ये जो मैंने कंडीशन अप्लाई की किसके ऊपर की है? ये कंडीशंस मैंने अप्लाई की है ly इक्वल टू 0 पे। इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ इस फॉर्म में, y एट a, सॉरी, yx इज इक्वल टू c1 सम फंक्शन ऑफ x प्लस c2 सम फंक्शन ऑफ g, मतलब सम फंक्शन g ऑफ x। इसके ऊपर हमने दो कंडीशंस लगाई, y एट a और y एट b। तो जो a कंडीशन पे आया सॉल्यूशन वो g1 हो गया, और जो b कंडीशन के ऊपर आया सॉल्यूशन वो g2 हो गया। राइट बच्चों? अब हमें कंडीशंस पता है। पहली कंडीशन क्या पता है? कि भैया दोनों के दोनों कंटिन्यूस होते हैं टी पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यू एक्स दिस इज इक्वल टू बी वी एक्स, कब? एट एक्स इक्वल टू टी। तो इसने क्या कंडीशन दे दी? इसने बता दिया दिस इंप्लाइज ए यू टी इक्वल टू डी वी टी। ले आता हूं लेफ्ट साइड में, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई सपोज फर्स्ट कंडीशन। आता हूं दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? दूसरी कंडीशन थी सर अपने पास में कि इन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको? dg अपॉन dx को, तो जंप देगा किस पॉइंट पे? t पॉइंट पे। तो t प्लस माइनस dg अपॉन dx एट t माइनस दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन pt। यही एज्यूम करते चल रहे थे। अब dg अपॉन dx t प्लस पे किस वैल्यू को दे रहा है बेटा? t प्लस मतलब t के बाद। अब t के बाद जो वैल्यू है वो g2 है, और t से पहले जो वैल्यू है वो कौन सी? g1 है। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? dg1 अपॉन, सॉरी, dg2 अपॉन dx एंड दिस माइनस dg1 अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन pt। अभी और गौर करने वाली बात, g1 फंक्शन है अपना, कितना बन रहा है? a टाइम्स ux, और g2 फंक्शन अपने पास कितना बन रहा है भाई? b टाइम्स vx। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं, तो क्या आ गया? दिस इज a टाइम्स v डैश x माइनस, सॉरी, b टाइम्स v डैश x माइनस a टाइम्स u डैश x, एंड दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन pt। हम ये सारी बातें t पॉइंट पे देख रहे थे, तो t ही पुट कर देते हैं। ये कब था? t प्लस, और ये कब था बेटा? t माइनस। राइट? तो ये दूसरी इक्वेशन अपने पास मिल गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्लब करते हैं, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया फॉर टू वेरिएबल्स a एंड b। ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन टुगेदर इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रही है बच्चों? इससे आप लिख सकते हो सर ut माइनस vt, एंड दिस इज माइनस ऑफ u प्राइम t, एंड दिस इज v प्राइम t, दिस मल्टीप्लाइड विद ab, एंड राइट में कितना आ गया? 0 -1 अपॉन pt। द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज, a और b की वैल्यू निकालनी थी अपने को। तो भाई इस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेते हैं। इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जिस केस में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या बनेगा? कोई किसी को याद है? बोले सर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया ut v प्राइम t माइनस vt u प्राइम t। ये होता क्या है? ये रॉन्स्कियन होता है। रॉन्स्कियन ऑफ t, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ut vt u प्राइम t v प्राइम t। और वो वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है? वो वैल्यू मुझे मिल रही है ut v प्राइम t दिस माइनस u प्राइम t और v। ठीक है?
तो ये जो वैल्यू मुझे मिली दिस इज रॉन्स्कियन, और ये कैसा है होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं ली है, वैसे भी माइनस साइन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, वैल्यू सेम ही देगा। इस रॉन्स्कियन नॉन जीरो होने का मतलब होता है कि दोनों के दोनों फंक्शंस कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। यूटी एंड वीटी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब हमने इनवर्स लिखा, कितना मुझे मिल गया, ए बी, दिस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस 2 by 2 मैट्रिक्स। सबको बचपन से पता है यार 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स, वैसे भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ लीनियर। तो ये बीटी ऊपर आ गया, ये यूटी नीचे आ गया। डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और फिर क्या काम करते हैं, रिमेनिंग के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं वीटी और यू प्राइम से। दिस इनटू 0 -1 अपॉन पीटी एंड दैट डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन टी। रॉन्स्कियन किस किस का, यू और बी फंक्शन, राइट। सो ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको आपको से। तो ए कितना आ गया यहाँ से, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का वी टी अपॉन पी टी, दिस इंटू डब्ल्यू टी, एंड दैट बी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, दिस इज माइनस का यू टी अपॉन पी टी, दिस इंटू डब्ल्यू टी, और स्केल ऑफ दिस टू। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बच्चों समझ में आया, हाँ या ना बताना, कोई डाउट तो नहीं आता, बोलो भाई सारे लोग, क्लियर है कहानी। अरे भाई बताना yes यार। sir. ओके, ठीक है। सो व्हाट इज योर ग्रीन्स फंक्शन, फॉर्मूला जनरेट कर दिया जी हमने। तो ग्रीन्स फंक्शन, ग्रीन्स फंक्शन बन गया अपने पास में जी एक्स टी, दिस इज इक्वल टू जी वन एक्स टी, जो कि कितना था, ए यू एक्स। कब, जब ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन बाई टी। और बी वी एक्स, ये कब, जब आपका t is less than by x is less than equal to b. And this implies that gxt, this is equal to minus of ux into vt upon pt into wt। ये किस केस में, जिस केस में आपका a का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू a से t के बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा क्या आ गया, दिस इज माइनस का ut into vx and that divided by pt wt। ये कब, जब x का वैल्यू t से लेके b के बीच में लाई कर। और तुम देख सकते हो फर्स्ट क्लास सिमेट्री मिल रही है। कैसे, ये जो ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन में, इसमें x और t को इंटरचेंज कर दूं तो वैल्यू मुझे सेम मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जी एक्स टी, दिस इज इक्वल टू जी टी एक्स। ये जो ऊपर मैंने सिमेट्री ग्राफिकली तुम्हें दिखाई थी वो तुम्हें मैथमेटिकली भी दिख गई है, राइट बच्चों। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास मिले ना, तो सबसे पहले ऑप्शन में यही काम किया करो, जी एक्स टी इक्वल टू जी टी एक्स चेक कर लिया करो। अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर मजा आ गया, बोले सर पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे आंसर निकल चुका है, राइट। लेकिन अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है भाई, ये था ग्रीन्स फंक्शन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस दिखा रहा हूँ सॉल्व करने का। ये फॉर्मूला किसी को याद होता है, किसी को नहीं याद होता है। वो मैं तो बोलूंगा यार याद मत किया करो, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ी मेहनत कर लो, 1-2 मिनट का काम होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ तो पूरा मामला गया, क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे ऐसे होंगे जिसमें सिमेट्री सेटिस्फाई हो रही होगी ऑलरेडी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये नेट 2018 में पूछा हुआ है, 5 मार्क करिए।
बोलता है द ग्रीन्स फंक्शन जी एक्स एक्स प्राइम, जो हमने टी लिया था इसमें उसकी जगह पे एक्स प्राइम लिया, फॉर इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स विद बाउंड्री कंडीशन with boundary condition. Condition दी हुई है y at 0, this is equal to y at pi by 2, that is equal to 0 is, ठीक है। तो ग्रीन्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछा आप, सिर्फ ग्रीन फंक्शन पूछा है क्या वैल्यू। तो बेटा ग्रीन्स फंक्शन निकालने के लिए क्या तुमने शुरुआत में आ जाओ एक बार पहले, ये इक्वेशन थी जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हमने ग्रीन्स फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, वहां पे देखो इक्वेशन क्या लिखी थी, एल जी एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स माइनस टी, ये लिखी थी ना। और ये डेल्टा एक्स माइनस टी होता है क्या, जब भी टी के बराबर वैल्यू नहीं तो हमेशा जीरो होगा, तो हम राइट साइड को जीरो ही मानते हुए चलेंगे ग्रीन फंक्शन के लिए। क्या मानते चलेंगे बेटा, जीरो, क्योंकि मुझे दो बाउंड्री कंडीशन के लिए सॉल्व करना है, किस किसके लिए, y एट ए एंड y एट b, मतलब g एट a और g एट b। तो भाई a और b के लिए तो दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो ही होंगे। यार मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना बताते रहो, बोलो, क्लियर हुई कहानी, अरे भाई बताना। Yes, sir. ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको होमोजीनियस इक्वेशन मानते हुए सॉल्व करूंगा बेटा, क्या करूंगा, होमोजीनियस इक्वेशन मानते हुए सॉल्व करूंगा। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम किया, मैंने बोला यार जो तुम जी इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, एल जी एक्स टी, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है माइनस डेल्टा एक्स माइनस। और इस इक्वेशन में जो ऑपरेटर है मेरे पास, वो ऑपरेटर कैसा है, एल, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर लेते हैं कि बस इसको डायरेक्टली देख लिया। अरे यार तुमने राइट में माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है, इस माइनस साइन को बैलेंस कौन करेगा, तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा, माइनस ऑफ वन, राइट बच्चों, तब जाके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी गलती ये होती है जिससे अपने को बचना है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया सर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, सॉरी दिस प्लस वाई इक्वल टू जीरो, कब, जब आपने बोला एक्स इज नॉट इक्वल टू, राइट, समझ में आ रहा है सबको, अरे भाई बताते रहो यार, ठीक है ना। अच्छा जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ ही होगा ना, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों पे बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब मैंने इसे कैसे लिख लिया एक तरीके से, यहाँ पे भी माइनस और ये बीच वाला भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ऐसे लिख लिया। माइनस एफ एक्स की जगह पे रिप्लेस किया है माइनस डेल्टा एक्स माइनस टी टू इंट्रोड्यूस अवर ग्रीन्स फंक्शन। तो ये ऑपरेटर हमने डिफाइन किया, आई थिंक सबको समझ में आया, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया माइनस ऑफ दिस इक्वल टू जीरो, बट वो माइनस साइन फिर से बैलेंस हुई, राइट में वैल्यू जीरो है, तो कितना आ गया अपने पास, डी स्क्वायर वाई दिस प्लस वाई इक्वल टू जीरो। कैपिटल डी से मैं डिफरेंशियल मतलब डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबने पढ़ा है तो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो प्लस माइनस आएगा तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, बोला सर ये आ गया सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। हाँ भाई बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब दो कंडीशंस हैं बाउंड्री पॉइंट्स पे, पहला वाई जीरो इक्वल टू जीरो जब रखा तो कितना मुझे मिल गया, बोले सर जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो वन होता है, तो सी वन इक्वल टू जीरो। सी वन जीरो बोलने का मतलब सी टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जो मुझे सॉल्यूशन यहाँ से मिला वो क्या मिल गया बेटा, सी टू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने सपोज से ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन मिल गया वो किस फॉर्म में मिल गया, जीवन एक्स टी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को जीवन सेटिस्फाई करता है, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन,
दूसरे पे आते हैं y एट पाई बाई टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू कॉस टू पाई बाई टू पे 0 होता है, बचा साइन, साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो C2 इक्वल टू 0। मतलब C1 कोई भी वैल्यू ले सकता है, मैंने उसे B एज्यूम कर लिया। तो G2x की कितना आ चुका है अपने पास में, दिस इज B cos x। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। तो मेरे पास u फंक्शन मिल गया कितना, दिस इज इक्वल टू साइन x। v फंक्शन मिल गया कितना, दिस इज cos x। बस अब तो सारे काम हो गए। देख लो, आपने सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। राइट बच्चों, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जीएसटी लिखना है मेरे को, तो मुझे पीटी की जरूरत है। पीटी कितना है बेटा यहाँ से, यही तो पीटी है। पीटी इज इक्वल टू -1, जो ऑपरेटर है उसके थ्रू। रॉन्सकियन डब्ल्यू एक्स कितना आएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर पढ़ा है, यू बी, यू प्राइम बी प्राइम, कितना आ जाएगा वैल्यू, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन cos, derivative of sin, this is cos, derivative of cos, this is minus sin, and that value is equal to minus sin square x minus cos square x, that means this is -1। आई थिंक सबको समझ में आया। ठीक है, तो ये दो मेरे पास फंक्शन u और v के। अब निकाल लेते हैं सॉल्यूशन अपने। तो ग्रीन्स फंक्शन g x x प्राइम, t की जगह x प्राइम था यार, शुरुआत में x प्राइम लिखना आपने, t मत लिखना बेटा, क्या लिखना, x प्राइम। ठीक है, तो जी एक्स एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या फॉर्म है, माइनस यू एक्स वी टी। तो यू एक्स कितना अपने पास, साइन एक्स, वी टी मतलब इंटू कॉस टी, दैट डिवाइडेड बाई रॉन्सकियन इंटू पी टी। दोनों की वैल्यू सर -1 है। इस टी की जगह पे एक्स प्राइम लिखो। ये कब, जब आपके पास एक्स की वैल्यू ए से लेके एक्स प्राइम के बीच में लाई करती है। दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, ये आ गई माइनस ऑफ, अब लिख लेते हैं, साइन एक्स प्राइम cos x that divided by -1 इंटू -1। ये कब, जिस केस में x प्राइम से लेके x की वैल्यू b तक के बीच में लाई कर देंगे। सबको दिख गया। सो दिस ग्रीन्स फंक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्राइम। ये कब, जब आपके पास x की वैल्यू a से x प्राइम के बीच में लाई करती हो। और दूसरा क्या आ गया, माइनस साइन एक्स प्राइम दिस इंटू कॉस ऑफ x, ये कब, जब आपके पास x की वैल्यू x प्राइम से लेके b तक के बीच में लाई करती है। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अरे भाई बोलना। दिस इज ग्रीन फंक्शन, करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक बेटा, बताओ। तो बहुत छोटा सा इतना सा ही कंसेप्ट था, इसके अलावा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब तुम क्वेश्चन देख सकते हो, जो भी डाउट में हो वो मुझसे पूछ सकते हो बाद में। पहले तो इतना आप लोग कर लो, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नई टॉपिक की तरफ, दूसरा, इसी के साथ साथ, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रॉब्लम जरूर प्रैक्टिस करना जितने प्रीवियस ईयर के हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कभी कभी तो जो फॉर्मेट है मैं बता रहा हूँ आपको, उनसे डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हमेशा बेटा डायरेक्ट नहीं मिलता। तो उसमें हिट एंड ट्रायल ही काम आता है कि आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर करके देखो, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। राइट, वही तरीका उस केस से बनता है। लेकिन फिर भी हम लोग काफी कुछ चीजें पढ़ के जाते हैं, है ना, कि कुछ कुछ फॉर्मेट जो है उनमें ऑप्शन सेटिस्फाई करवाने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी होता है ना कि ऑप्शन भी फेल हो रहे सारे सारे, दो दो तीन तीन ऑप्शन किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो कुछ स्पेशल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आपसे डिस्कस करूंगा।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, जैसे मैंने एक्स और टी ले लिया, या एक्स और वाई भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो यू ले लिया, तो यू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू टी, यू एक्स एक्स, यू एक्स टी, यू टी टी, एंड सो ऑन। इस तरीके से डेरिवेटिव चलते चले जाए। सो दिस इज एन इक्वेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डेरिवेटिव, ठीक है। सो दिस इज partial differential equation. So what is partial differential equation? PDE, shortly I say, this is linear combination of more than one independent variables and one dependent variable कितने बेटा? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हो, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है? यू। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जिनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होंगे, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन उस डायमेंशन में चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो आप बोल रहे हो दिस इज टू डायमेंशनल इक्वेशन। अगर मैं तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, बोलता थ्री डायमेंशनल इक्वेशन। बात सब लोग समझ पा रहे होंगे, है ना? सो तो मैंने कहा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल with and their partial derivatives and partial derivatives of dependent variables with respect to independent variables, right? Partial derivatives of dependent variables with respect to independent variables. So such kind of equations are called partial differential equations. For example, तीन फेवरेबल इक्वेशन है हमारी। जैसे पहली इक्वेशन आती है यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में ले रहा हूं, दिस इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, दिस इज इक्वल टू सी। दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज that is ut is equal to k times uxx. This is called heat equation. तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, राइट बच्चों? तो हम शुरुआत करते हैं आज पहले वेव इक्वेशन के साथ। दिस इज वेव इक्वेशन ऑफ इनफिनिट स्ट्रिंग। इनफिनिट स्ट्रिंग, इनफिनिट स्ट्रिंग बोलने का मतलब क्या हुआ कि अपने पास इक्वेशन है यूटीटी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, जहां पे आपके पास x की वैल्यू माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट के बीच में लाई कर रही है, और t कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब एंडलेस स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है बेटा। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं वेव इक्वेशन। कुछ इनिशियल कंडीशंस अपने पास में, विद इनिशियल कंडीशंस
इनिशियल कंडीशन दी हुई है u at x0 this is equal to fx and u डेरिवेटिव लिख लेते हैं इसे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। एक मिनट रुको, ut कर लो भाई, ut x0 दिस इज इक्वल टू g ऑफ। तो दो इनिशियल कंडीशंस दे दी। इनिशियल कंडीशन किस पॉइंट पे डिफाइंड है? फॉर t इक्वल टू 0। देखो तुम्हें इक्वेशन दी हुई थी यहाँ पे t ग्रेटर देन बाय 0, तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे अपन ये देखते हैं, राइट। तो इन इक्वेशंस को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। सपोज तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन सपोज फर्स्ट इक्वेशन है, and these two equations are suppose second equation which are initial conditions, ठीक है। अब इक्वेशन कैसी है, अब ये भी पहले सोचना पड़ेगा किस किस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसके सॉल्यूशन पे आने से पहले तुम्हें एक दो बातें और बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको बीच में ही एज ए नोट लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। नोट ले लिया कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है r ux प्लस s uxy प्लस p uyy इक्वल टू 0, इसे क्या बोल रहे हैं? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड ऑर्डर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, राइट। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये जो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसको चेक करना है कि ये किस टाइप की है। तीन टाइप की इक्वेशन होती है बेटा आपके पास, एक होती है हाइपरबोलिक टाइप, एक होती है पैराबोलिक टाइप, एक होती है इलिप्टिक टाइप। तो इन बातों को चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं? एस स्क्वायर माइनस 4RT चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। बोले सर वो डिस्क्रिमिनेंट आया कहाँ से यार? ये बात आपने बताई, ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेंट चेक करना? चलो बता देता हूँ। आर लिखा हमने, क्या किया बेटा, जो डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x था उसको एज्यूम कर लिया, और सिंगल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी डबल ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y जो हो रहा है उसे इग्नोर कर दिया। मेरी बात को समझना, मैंने बोला पार्शियल डेरिवेटिव विद x उसको मैं एज्यूम करता हुआ चल रहा हूँ और y के रिस्पेक्ट में इग्नोर करता हुआ चल रहा हूँ, मतलब मैं y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता हुआ चले जा रहा हूँ। गौर करना। तो भाई हुआ क्या, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ x के रिस्पेक्ट में इस केस में, प्लस इस केस में एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, और इस केस में एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ x के केस में। ऐसे मैं मानता हुआ चला, ठीक है बेटा। भाई बताओ बात समझ में आ रही है सबको? हमने y को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट किया, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आएंगे वो तीन टाइप के आएंगे। किसकी बात पर डिपेंड करेंगे? इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा? दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो s स्क्वायर माइनस 4RT। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट मिलते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT, दैट इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो उस केस में इसे हम बोलेंगे हाइपरबोलिक टाइप इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन जो बनाओगे उसका शेप कुछ हाइपरबोलिक टाइप मिलने वाला है। और अगर सपोज डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, तो उस केस में आप बोलोगे रियल बट रिपीटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस का जो फिगर बनता है वो बनता है पैराबोलिक टाइप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर यहाँ पर ये u y1 कैसे हुआ? बेटा मैंने क्या किया, मैंने u फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x को एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं और y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो जो हमारे पास y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था वो हम इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ये रहना बात, तो समझ में आया? ओके सर। यस सर।
अब इस इग्नोरेंस के बाद मेरे पास ये इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन के थ्रू देखो डिस्क्रिमिनेंट आया, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने 3 केसेस बना लिए। अब चौथा केस मेरे पास आ गया इमेजिनरी सॉल्यूशन वाला, एस स्क्वायर माइनस 4RT दिस इज लेस देन बाई 0। तो मैंने बोला इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन। अब जो इमेजिनरी सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे उस टाइप के सॉल्यूशन की जब हम पिक्चर्स बनाते हैं तो वो बनता है इलिप्टिक टाइप ऑफ इक्वेशन। तो तुमने ये सारे नाम सुने होंगे, इलिप्टिक टाइप, हाइपरबोलिक टाइप, पैराबोलिक टाइप, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कई बार तुम यूज करते रहते हो। श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है, कैसी बनती है जब पार्शियल में देखते हैं तो इलिप्टिक टाइप ही बनती है। अब जरा जो इक्वेशन हमने ली हुई है उन इक्वेशन को चेक करके बताओ कि कौन कौन सी टाइप की है। 3 इक्वेशन है मेरे पास में। एक है वेव इक्वेशन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। वेव इक्वेशन क्या थी भाई अपने पास में, वो थी UTT माइनस सी स्क्वायर UXX दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन अपने पास में हीट, वो क्या थी, UT इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, हाँ, K टाइम्स UXX, ये हीट इक्वेशन थी। और लैप्लास इक्वेशन थी बच्चों अपने पास में थर्ड, दैट इज UXX प्लस UYY दैट इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से बताओ किस किस टाइप की इक्वेशन मिल रही है, जल्दी यार सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लगना नहीं चाहिए। हाँ जी बच्चों। तो जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ना, इसे हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखते हैं। तो जल्दी चेक करके बताओ यार क्या कहोगे, किस टाइप का सॉल्यूशन, कैसी इक्वेशन है पहले वाली। भाई हाँ, पहले वेव है, वेव कौन सी होगी, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या एलिप्टिक, चेक करो। हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक, ओके। आर मिला यूएक्स का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ वाई की जगह टी यूज हो रहा है, बस ये ध्यान रख लो, है ना। तो वो मिला माइनस सी स्क्वायर, एस कितना आ गया 0, और टी कितना आ गया बच्चों, वो आ गया 1। तो बस क्या काम करना है, एस स्क्वायर माइनस 4RT दैट इज प्लस का सी स्क्वायर 4C स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज परफेक्ट स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब इक्वेशन कैसी है, पैराबोलिक टाइप, सॉरी हाइपरबोलिक टाइप, राइट। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है ये वाली, ut इक्वल टू दिस। अब थोड़ा गौर करना, फर्स्ट डेरिवेटिव को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो r मिल रहा है वो तो मिल रहा है कि s मिल रहा है 0, और t भी कितना मिल रहा है 0। तो भाई हो गया काम खत्म। क्या बोला सर, एस स्क्वायर माइनस 4RT दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स के, बट दूसरा टर्म तो 0 है, तो 0 माइनस 0 0। तो दैट इक्वेशन इज ऑफ पैराबोलिक टाइप। हीट इक्वेशन कैसी होती है, पैराबोलिक टाइप, राइट। और लास्ट वाले पे चलते हैं, उसमें आर कितना है 1, एस कितना है 0, और टी कितना है बेटा 1। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा इसका, एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो कितना मुझे मिल जाएगा, दिस इज एस स्क्वायर मतलब 0 माइनस 1 मतलब -4 इक्वल टू -4 आ गया भाई, नेगेटिव। कैसी बन गई इक्वेशन, इलिप्टिक टाइप। अरे भाई बच्चों बताओ, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। यस सर। ओके, ठीक है। तो भाई इस तरीके से सॉल्यूशन लिया। तो ये ऑनलाइन वाले कुछ पूछ रहे हो क्या, या समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है।
मतलब जो लोग चैट कर रहे हैं good। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इनफिनिट स्ट्रिंग वेव इक्वेशन। तो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, इसके बढ़ रहा हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ wave equation of infinite string राइट। कैसे सॉल्यूशन निकालें? तो इक्वेशन थी आपके पास इस फॉर्म में, कैसे? utt इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। तो इसका मतलब सी स्क्वायर यू एक्स एक्स दिस माइनस utt दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब एक काम करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। वो कितनी बनी? ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस इज सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। एम का मतलब बेटा डेरिवेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है? डेरिवेटिव। अच्छा तुम्हें एक बात मैं और बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चीजें अच्छे से बैठे। जैसे यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ली थी ना, तुमने डी स्क्वायर लिख दिया था यहाँ पे, तुम इसकी जगह एम स्क्वायर ही लिख लो। तो बताता हूँ एम क्यों लिख रहा हूँ, मजा आने वाला। गौर करना, मैंने इस पूरी इक्वेशन को अगर गौर से देखा तो किस टाइप की इक्वेशन है? ये जो है यू एक्स एक्स, ये क्या है? यू एक्स वाई, ये क्या है? यू वाई वाई। बच्चों समझ रहे हो कुछ बात को? वो कह रहा है, हमने क्या किया कि m को माना कितना? dx अपॉन dt। क्या मान लिया? dx अपॉन dt या dx अपॉन dy लिख लो। m को क्या माना? dx अपॉन dy। भाई बात समझ में आ रही है सबको? क्यों क्यों मान लिया ऐसा? अरे भाई बच्चों बताओ, क्या कुछ कहानी क्लियर हुई? मैंने इसलिए माना बेटा कि अगर मैं m की वैल्यू dx बाई dy मानूंगा और इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा यू वाई वाई से, क्या होगा? यहाँ पे मिल जाएगा यू एक्स एक्स अपॉन यू वाई वाई, यहाँ मिल जाएगा यू एक्स वाई अपॉन यू वाई वाई, और यहाँ मिल जाएगा 1। तो तुम देख रहे हो dx अपॉन dy टाइप की फॉर्म बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही सॉल्यूशन के लिए? अरे भाई बच्चों बताओ, बन रही है यार, बताना। यस सर। ठीक है, तो जो dx बाई dy टाइप की फॉर्म है उसे मैंने m एज्यूम कर लिया। राइट, गुड। ठीक है, तो मैंने उसे m यूज कर लिया बेटा। अब डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन का। अब थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को मिल गया होगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई सी स्क्वायर एम स्क्वायर दिस माइनस 1 इक्वल टू 0। एम क्या है यहाँ पे? वो है सर डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया तो एम स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से और सॉल्व किया तो कितना मिलेगा? एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन सी। और m को कितना लिख लिया? dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन c। तो मेरे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सर। एक बना dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन c, और दूसरा क्या मिल गया सर? वो मिल गया dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c। जो पहली इक्वेशन मिली उसको इंटीग्रेट कर देते तो कितना मुझे मिलेगा? बोला सर यहाँ से आ गया x इक्वल टू सी टी प्लस सम कांस्टेंट, सपोज आई सी वन। और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या मिल गया? सर x वो dt इक्वल बाई टू, dx आएगा ना? कहाँ पे भाई? हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, dt नहीं dx अपॉन dt आएगा यार, गौर नहीं करो। सर, नहीं सर। क्यों नहीं भाई, नाराज क्यों हो रहे हो तुम? y की जगह तो t यूज हो रहा है, तो dx बाई dy तो लिखा मैंने यहाँ पे, dy बाई dx थोड़ी लिखा। dy बाई dx आता सर यहाँ। अरे भाई मैं तो ये लिखवा रहा हूँ तुम्हें, कहीं आता होगा, जिसका आता होगा उसका आता होगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो मानो ना तुम एक बार। ठीक है सर। तो एक मिनट, मतलब मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ तुम थोड़ा उसे सोचना यार। थोड़ा मुझे चेक करने दो। मैंने एम स्क्वायर लिया हाँ और रेट ऑफ चेंज जो दिखा वो एक्स के रेस्पेक्ट में देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, एक सेकंड रुकना।
यू एक्स एक्स अपॉन यू वाई वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये कितना लिखा जा सकता है, डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बिल्कुल बेटा, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोला। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए। अब समझ में आ गया सबको कैसे लिखा जा रहा है भाई, ये अप्रोच है। ठीक है, तो इसे लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यही काम आगे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। राइट, तो अब जरा चेक करो कैसे लिख लिया जाए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। dx इक्वल टू c टाइम्स dt पहली इक्वेशन बन गई, और dx इक्वल टू माइनस c टाइम्स dt दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया इंटीग्रेट करने पे, x इक्वल टू सी टी प्लस सी वन, और दूसरा आ गया x इक्वल टू माइनस सी टी प्लस सी टू, एंड दिस इंप्लाइज x माइनस सी टी इक्वल टू सी वन, और x प्लस सी टी दिस इक्वल टू सी। ठीक है, सारी की सारी कहानी करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है। वैसे फर्क तब भी नहीं पड़ता, मैं अगर dx अपॉन dt करता तो मैं उस केस में क्या कर रहा होता कि x वेरिएबल की जगह t वेरिएबल को यूज कर रहा होता। दोनों के दोनों पैरामीटर है, दोनों के दोनों वेरिएबल है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से। बट फिर पूरे प्रॉब्लम को चेंज करके वैसे ही लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मेट बुक के अंदर नहीं है। राइट, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो सबको क्लियर हुआ होगा। डेल स्क्वायर यू मैं इग्नोर करता हुआ चल रहा हूँ, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है। वैसे डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं करते, पर ठीक है, वो एज्यूम कर लेते हैं कि भैया वो दोनों हट गए। तो मुझे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म मिली, तो मैंने एम स्क्वायर से ट्रीट किया। राइट, ये फॉर्म आ गई सर। तो इन दो इक्वेशंस को जो अपने पास मिल रही है, इन दोनों को अपन मानते हैं क्या, करेक्टरिस्टिक्स। क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, करेक्टरिस्टिक। तो दीज आर करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये ही करेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। तो ये जो दो करेक्टरिस्टिक्स मुझे मिले हैं, इनको अब हम इक्वेशन को, बेटा एक बार बोर्ड पे स्क्रीन पे सारे लोग देखना, जो इक्वेशन मेरे पास है ना, वेव इक्वेशन, वो कुछ इस टाइप की है। क्या इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेबल बना पाए। अब वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल वर्ड देख के कुछ याद आता होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाए, तो उसे बनाने के लिए जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे उनके ऊपर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास दो नए करेक्टरिस्टिक्स आए, ये इसी हेल्प को कर रहे हैं आपकी, कि आपने बोला इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स को, इसको और इसको एज्यूम करते हुए, जैसे मैंने इसे मान लिया सपोज जाई, इसे मान लिया सपोज ईटा। ठीक है, सो वी इंट्रोड्यूस न्यू independent variables, independent variables. We introduce new independent variables to convert the given differential equation into exact differential equation. What is exact? Exact means directly integrable. राइट बच्चों, डायरेक्टली इंटीग्रेबल। अब क्या काम किया, बोले सर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्स और टी था उसे बदल दो जाई और ईटा की फॉर्म। किसमें बदल दो बेटा, जाई और ईटा की फॉर्म। तो एक काम करते हैं, जाई मेरे पास है ही कितना, दैट जाई इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टी, और ईटा कितना है मेरे पास में, दिस इज एक्स प्लस सी टी। तो मैंने इनको डिफरेंशिएट कर लिया एक बार, जाई को
एक्स के रेस्पेक्ट में, वो मुझे मिल गया 1। जाई को दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 0। ईटा को एक्स के रेस्पेक्ट में कितना मिल गया बेटा, दिस इज -c, सॉरी +c, 1 1 1। और ईटा एक्स एक्स कितना आ जाएगा अपने पास 0। अब निकाले थे जाई को टी के रेस्पेक्ट में कितना आ चुका है अपने पास -c, और जाई को टी के रेस्पेक्ट में दोबारा करते हैं तो कितना आ जाएगा 0। और ईटा को अगर हम लोग टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कितना मिल रहा है c, और ईटा को अगर टी के रेस्पेक्ट में दोबारा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, दिस इज 0। क्यों कर रहे हो ये काम, इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको इस इक्वेशन यू पी पी इक्वल टू c² UXX को कन्वर्ट करना है भाई बच्चों, किस फॉर्म में, जाई और ईटा की फॉर्म में। तो कन्वर्जन कैसे किया जाए, तो मुझे UXX की वैल्यू भी चाहिए होगी और UTT की वैल्यू भी चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाई एंड ईटा। तो टू फाइंड दैट पहले मैंने यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, बोले सर चेन रूल लगेगा, नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप लोग, यू जाई जाई एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स। अब तो सारी वैल्यूज पता है, ईटा एक्स और जाई एक्स की वैल्यू 1 है, तो पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा यू जाई प्लस यू ईटा, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया सर, यू एक्स एक्स कितना हो जाएगा जी काम, बोले सर इस पे भी चेन लगेगा इस पे भी चेन लगेगा, दोनों पे लगाओ चेन, क्या हो गया वैल्यू यू जाई 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 एक्स प्लस यू जाई ईटा ईटा एक्स प्लस यू ईटा जाई जाई एक्स प्लस यू ईटा 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 एक्स। ये फॉर्म आ गया। अब वैल्यूज रख लेते हैं, सबकी वैल्यूज तो 1 ही है, तो ये फॉर्म कितनी बन चुकी है, यू जाई जाई प्लस 2 टाइम्स यू जाई ईटा बोले या यू ईटा जाई बोले, दोनों इक्वल है बिकॉज फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, यू ईटा, राइट बेटा, ये फॉर्म आ गया। अब बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ, यू वाई, तो यू वाई सॉल्व करो, यू जाई इंटू जाई वाई प्लस यू ईटा इंटू ईटा वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जाई वाई की वैल्यू है वाई मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है, सॉरी जाई टी की वैल्यू है अपने पास में कितनी -c, और ईटा टी की वैल्यू है सी, तो सी दोनों से कॉमन आया तो ये आ गया माइनस जाई टी, जब माइनस साइन ही बाहर कॉमन ले रहा हूँ तो जाई टी माइनस ईटा टी, दोबारा कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, दिस इज यूटीटी, दिस इज इक्वल टू -c एज ए कॉमन, नेक्स्ट मुझे मिल गया दैट इज, एक सेकंड मैंने थोड़ा शायद कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, क्या कर दी है, एक मिनट रुको, यहाँ पे आ रहा था यू जाई और यहाँ पे आ रहा था यू ईटा, ठीक है चलो, यू जाई जाई इंटू जाई वाई मतलब टी प्लस यू जाई ईटा इंटू ईटा टी माइनस यू ईटा जाई जाई टी माइनस यू ईटा ईटा इंटू जाई टी ईटा टी। सबको समझ में आया, यहाँ तक बताते रहना, ठीक है। अब ईटा टी और जाई टी की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ भी एडिशन हो रहा है, लेकिन बच्चों क्या कुछ टर्म कैंसिल आउट होने के चांसेस दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं, चल चेक करते हैं एक बार, पुट कर लेते हैं, क्या आ गया -c, जाई टी था आपका -c, तो -c टाइम्स यू जाई जाई, और यहाँ से कितना आ गया ईटा टी प्लस c टाइम्स ईटा टी मतलब c टाइम्स यू जाई ईटा, और दूसरा आ गया प्लस का c टाइम्स यू ईटा जाई माइनस यहाँ से कितना आ गया ईटा टी
ईटा टी कितना है अपना सी, दिस इज सी टाइम्स यू ईटा ईटा, ये फॉर्म बचेगा। और जब मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ सी से माइनस सी से, तो ये मिल जाएगा सी स्क्वायर यू ईटा यू जाई जाई, और दिस प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर यू जाई ईटा। सर ये माइनस भी तो नहीं आएगा? कौन सा बेटा, सेकंड वाला? अरे माइनस में आएगा, नाराज मत हो यार बच्चों, एक मिनट में चेंज कर दिया। प्लस सी स्क्वायर यू ईटा ईटा, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, अब अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है, यूटीटी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो यूटीटी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, क्या वैल्यू आ गई? एक बारी की मेहनत है, उसके बाद सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी, आगे से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे आप लोग। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, तो यूटीटी कितना आ गया, जैसे सी स्क्वायर यू जाई जाई माइनस 2c स्क्वायर यू जाई ईटा प्लस सी स्क्वायर यू ईटा ईटा, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू जाई जाई, यू एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस 2c स्क्वायर यू जाई ईटा प्लस सी स्क्वायर यू ईटा ईटा, नीचे लिख लेते हैं। तो तुम देख सकते हो बच्चों, दो टर्म्स दोनों तरफ एलिमिनेट हो गई, और मुझे सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो दोनों तरफ कट जाएगा, और मुझे मिल जाएगा यहाँ से यू, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 4c स्क्वायर यू जाई ईटा दैट इज इक्वल टू, दैट मीन्स अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट क्लास फॉर्म में होगी, जिसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। राइट, अब जो इक्वेशन मेरे यस पास आई इसको, वेरी गुड, इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले हमने इंटीग्रेट कर दिया ईटा की फॉर्म में, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाई की फॉर्म में। जब हम ईटा की फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, यू जाई ईटा है, दिस इज इक्वल टू 0, तो यू जाई बचेगा इक्वल टू 0, 0 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईटा, बट इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा, वो क्या ले लिया, फाई वन फंक्शन किसका, क्योंकि कांस्टेंट किसे मान पे चल रहे थे हम लोग, जाई, इंटीग्रेट करते हो तो फाई वन जाएगा, राइट। और ये सेकंड पहला वाला 0 हो ही गया, तो यू जाई इज इक्वल टू, मुझे अभी तक मिल गया फाई वन जाई। इसे दोबारा इंटीग्रेट कर देते हैं। जब सर दोबारा इंटीग्रेट किया, तो हुआ क्या, मेरे पास दो नए फंक्शंस आ गए, बोले ये आ गया यू जाई, पर u इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन जाई दिस इंटू डी जाई। अब ईटा कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो साई ईटा मैंने साथ में लिख दिया, ये कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। सो जाई वाले फंक्शन का जाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जाई बनेगा भाई, कोई नई बात तो बनेगी नहीं। तो यू एक्स, सॉरी यू फंक्शन को कैसे लिख लिया आपने, दिस इज इक्वल टू, जो भी आया मैंने बोला कि यार फाई फंक्शन मान लेते हैं उसे किसका, जाई, प्लस दूसरा क्या लिख लिया, साई फंक्शन किसका, ईटा का। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास। अब हम जाई की वैल्यू भी जानते हैं एक्स और टी की फॉर्म में, और ईटा की वैल्यू भी जानते हैं एक्स और टी की फॉर्म में, तो क्या सॉल्यूशन लिख लेंगे, u इज इक्वल टू फाई एक्स माइनस सी टी प्लस साई एक्स प्लस सी टी, ये हमने लिखा। बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, बिकॉज अभी आपको फाई और साई की वैल्यू भी चाहिए। उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या की चीजें गिवन की हुई है, बोले सर इनिशियल कंडीशन दी हुई है। क्या क्या इनिशियल कंडीशन है अपने पास में, यू एक्स कॉमा 0, जब t की वैल्यू 0 लोगे तो फंक्शन कितना आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, राइट बच्चों। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो ऊपर मान चुके हैं, इस सेकंड इम्प्लाई चल रहा है, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। थर्ड में यूज कर लिया एक काम, कितना मुझे मिल गया, यू एक्स 0 तो आ गया एफ एक्स लेफ्ट साइड में, राइट में कितना आ गया, फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स। अब क्या बोला, यू टी एक्स 0, ओके जी, पहले टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करो, वो जी एक्स है,
तो थर्ड इक्वेशन का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया अलग कलर से कर दे रहा हूं, कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ गया यू टी दैट इज इक्वल टू माइनस सी फाइव टी एक्स माइनस सी टी प्लस सी टाइम्स साई टी एक्स प्लस सी टी। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बातें? बताते रहो यार, हाँ या ना, बोलना भाई। अरे टी क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? टी कर चुके हो, फाइव डैश लिखो, क्योंकि टी के चेन रूल चला था ना, पहले फाइव का डेरिवेटिव, फिर क्या, एक्स माइनस सी टी का डेरिवेटिव। ये जो फाइव डैश है, इस डैश का वेरिएबल कौन सा है? एक्स माइनस सी टी, कंप्लीट वेरिएबल है, राइट। तो बच्चों जब यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यू टी अपने पास है, तो ये वैल्यू है लेफ्ट साइड में जी एक्स, थर्ड इक्वेशन से। राइट साइड में कितना आ गया? फाइव डैश एक्स दिस प्लस साइड डैश। अरे यार बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक सी भी था, पी और माइनस सी, दो इक्वेशन फिर से सॉल्व करना है दोनों को। कैसे सॉल्व किया जाए? बोले सर सेकेंड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो हो जाएगा काम। इसे मान लेते हैं फोर, इसे मान लेते हैं फोर। तो मैंने बोला इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फ्रॉम जीरो टू एक्स। तो जीरो टू एक्स के लिए इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? बोला सर लेफ्ट साइड में आ गई जीरो टू एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। अरे यार हाँ या ना बोलो, ये थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर दो, जैसे टाउ ले लो, जी टाउ इंटू डी टाउ। राइट में कितना आ गया? सी पाई एक्स सी मिल जाएगा, माइनस सी साई एक्स मिल जाएगा। अब तो कितना आसान था, यहाँ से पाई एक्स माइनस साई एक्स एक और चीज मिल गई। दिस इज वन अपॉन सी इंटीग्रल जीरो टू एक्स जी टाउ इंटू डी टाउ। ये सिक्स्थ इक्वेशन। तो फोर्थ और सिक्स्थ को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फोर्थ एंड सिक्स्थ, क्या सॉल्यूशन आ जाएगा? सॉल्यूशन है, एक बार दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे मिल गया पाई एक्स इज इक्वल टू, ऐड करने में भाई कितना मिल गया जल्दी बोलो। पाई एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स होगा ये, और राइट से कितना आ जाएगा? एफ एक्स प्लस दिस। ओके, तो वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स जीटा इंटू डीटा। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्या आ जाएगा? साई एक्स दिस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो सर दिस माइनस दिस, ये आ गया टू टाइम्स साई और वन अपॉन सी। तो यहाँ पे चीज छोड़ दी मैंने, वन अपॉन सी भी आना। हाँ कितना आ गया? वन अपॉन टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन सी इंटीग्रल जीरो टू एक्स जी टाउ इंटू डी टाउ। अब मुझे निकालना है क्या? पाई एक्स प्लस साई एक्स, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट बच्चों। लेकिन वो फाइव एक्स प्लस साई एक्स नहीं है, फाइव एक्स माइनस सी टी और साई एक्स माइनस सी टी, थर्ड इक्वेशन, थर्ड में यूज कर रहे हैं, यूजिंग इन थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या बता रही थी? थर्ड बता रही थी सर कि आपके पास में यू एक्स टी का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू C1 this into pi xt plus C2, सॉरी कांस्टेंट तो गई ना, मतलब पाई एक्स माइनस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज दोनों पे, राइट। तो फाइव से कितना मिला? दिस इज वन बाई टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रल जीरो टू एक्स माइनस सी टी, राइट। और बच्चों साथ में कितना मिल रहा है? दिस इंटू जी टाउ इंटू डी टाउ,
प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी माइनस 1/c इंटीग्रल 0 टू एक्स प्लस सी टी जी टाउ इंटू डी टाउ। करेक्ट, ये फॉर्म आ गया। दोनों को क्लब करते हैं तो यहां से मिल गया एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी दैट होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज यू एक्स टी। मतलब ये प्रूफ मैंने इसलिए करवाया ना कि यार कुछ तो आइडिया मिले कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, क्या काम किया जाए। अब जरा गौर करना, पहले वाले से भाई माइनस साइन कॉमन ले लिया, जब मैं माइनस, वहां तो प्लस था ना बीच में, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इसकी जो लिमिट थी उनको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 1/2c, बाहर वाला 1/2 माइनस साइन लिया और इसे लिख लिया x माइनस सी टी से लेके 0 जी टाउ इंटू डी टाउ। और जो दूसरा लिमिट है वो तो सेम रहने दिया, उसमें से माइनस 1/2c कॉमन लिया जाता है, 0 से लेके x प्लस सी टी दिस इंटू जी टाउ इंटू डी टाउ। अब अल्टीमेटली कितना बन गया मेरे पास? दिस इज इक्वल टू यू एक्स टी, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इस इनफिनिट स्ट्रिंग का, f of x minus ct plus f of x plus ct and that whole divided by 2 and this minus 1/2c, दोनों को क्लब कर दिया x minus ct से लेके x plus ct and this is g tau into d tau. So this is the solution of that wave equation. हाँ जी बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो बच्चों। अरे यार तुम थोड़ा दिल तो खुश कर दिया करो यार मेरा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। ओके, वेरी गुड। और पब्लिक कहाँ है भाई? ऐसी जगह में मत बैठा करो ना क्लास लेते हो जहां से तुम बोल ना पाओ। ऐसी जगह तो नहीं बैठे हो? तो कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर चाहिए है ना। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ये नेट का 2015 का क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में बोलता है लेट एफ एक्स टी बी द सॉल्यूशन, मतलब यू की जगह इसने एफ यूज कर लिया, ऑफ वेव इक्वेशन which is d2f upon dx square equal to, just a second, d2f upon dt square होना चाहिए, del 2f upon del t square, राइट। और दूसरा दिया हुआ है न्यू स्क्वायर del 2f upon del x square, राइट, इन वन डायमेंशन। if f at x equal to 0 is equal to e to the power minus x square and g at, sorry, f tx comma 0, this is equal to 0 for all x। बहुत ही घटिया क्वेश्चन बना के दिया। देन f of xt is equal to, when t is positive, तो भाई इस क्वेश्चन में जो पुराना क्वेश्चन हमने किया था उसके हिसाब से ये एफ इसने यू की तरह ट्रीट किया हुआ है। ये जो है ये अपना एफ हो गया और ये जो है 0 ये अपना जी हो गया। तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा। बस इस सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट करनी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो चेक करो क्या आया। बोले सर ये आ गया यू एक्स कॉमा टी, यू की जगह एफ ऑफ एक्स कॉमा टी
इस f की जगह पे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस सी टी, टी की जगह कितना यूज हो रहा है, न्यू, इसका होल स्क्वायर। हाँ भाई बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को सब लोग? ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस न्यू टी, इसका होल स्क्वायर। मतलब ये तो बिल्कुल ही मजाक कर दी। एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर सॉल्यूशन बिकॉज द सेकंड फंक्शन इज 0, तो 1 अपॉन सी, 2c, सी की जगह न्यू, दिस इज इंटीग्रल x माइनस सी टू सी टी एक्स प्लस सी टी, मतलब न्यू टी और x प्लस न्यू टी, दिस इनटू जी टाउ, जी टाउ की जगह हो गया भाई 0 डी टाउ, दैट इज बिकम 0, सो योर आंसर इज इन दिस फॉर्म। समझे सारे लोग? So this is it divided by, right बच्चों? समझ में आया? तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये 5 मार्क्स में दिए भाई मजाक है, लेकिन ये तब है ना जब आपको फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद नहीं तो फिर तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल टास्क है, बड़ा लंबा जा रहा है सॉल्यूशन, देख पा रहे हैं सब लोग। ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि ये प्रोसेस याद रहना चाहिए, अधिकतर क्वेश्चंस में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। राइट, चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वो तब यूज करते हैं जिस केस में अपने को बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई है। राइट, तो बाउंड्री कंडीशन देने का मतलब फाइनाइट स्ट्रिंग की बात होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे लिखते हैं मेथड, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। अगला, इसको कब यूज करना है? जब आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हो। राइट, कैसे यूज करना है समझ। तो इसका पहला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, दिस इज वेव इक्वेशन ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। वेव इक्वेशन ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग। तो ऐसी कोई स्ट्रिंग है अपने पास, ठीक है, 0 से लेके एल तक चल रही, इसकी लेंथ है डी बी, कहने का मतलब ये। ठीक है, और टी पॉजिटिव, मतलब वो इक्वेशन यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, जिसमें आपका x का वैल्यू 0 से लेके l और t कैसा पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालें? हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए, तो इसने पुरानी वाली चीजों को तो कंटिन्यू किया। इनिशियल कंडीशन क्या होती थी? यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स। मतलब ये याद रहनी चाहिए बच्चों, कंडीशन क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। और बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है? ये दी हुई है यू जीरो टी इज इक्वल टू जीरो एंड यू एल टी इज इक्वल टू, दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे ऑप्शन। अब ये बाउंड्री कंडीशन पे एक दो चेंजेस और भी हो सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे यूएक्स यहाँ पे यूएक्स, तो वो काम हम फिर बाद में करेंगे, पहले इन कंडीशन से फर्स्ट। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमने लेट कर लिया यू एक्स टी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इनटू वाई वाई, या वाई टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये टी टी लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन पे यूज करते हैं। अब यूज कैसे किया जाए? ये इक्वेशन बन गई भाई, मतलब इस इक्वेशन पे यूज कर रहे हैं, तो यू का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा? एक्स तो सेम रह गया, टी डबल डैश, आ रही बस सबको समझ में? राइट में कितना सी स्क्वायर, बोले सर यहाँ एक्स डबल डैश और टी सेम रह गया, करेक्ट।
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। कैसे लिख लिया? सेपरेशन वेरिएबल में क्या करते हैं, सेम वेरिएबल एक तरफ और सेम वेरिएबल एक तरफ, यही तो करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, और इसको मैंने मान लिया लैम्डा। अगर ये लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं तो मुझे दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुकी है। एक तो मिली एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, जब आपने इन दोनों को पिक कर लिया, और दूसरी इक्वेशन जब आपने इन दोनों को पिक कर लिया तो यहाँ से क्या मिल गया, टी डबल डैश माइनस लैम्डा सी स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ कंडीशंस भी अपने को दी हुई है, वो कंडीशंस अप्लाई करो। कंडीशन क्या दी है? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस थी x, sorry, u 0t, this is 0, and ult, this is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, x0 into tt that is equal to 0, and xl this into tt that is equal to 0। भाई t तो नॉन जीरो, अगर t 0 हो गया तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब मुझे इस पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन मिल चुकी है, x0 is equal to 0 equal to x, राइट? ये हो गया। तो हमने अब इक्वेशन उठा ली। नाउ दिस इज x डबल डैश माइनस लैम्डा x दैट इज इक्वल टू 0 with the condition x0 is equal to 0 is equal to x। इस इक्वेशन में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बोले सर कौन कौन सी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैम्डा 0 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लैम्डा पॉजिटिव हो जाए। लैम्डा पॉजिटिव हो गया तो मैंने उससे मान लिया सपोज लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि लैम्डा नेगेटिव हो जाए, तो मैंने उसे अज्यूम कर लिया लैम्डा इक्वल टू माइनस का म्यू स्क्वायर। राइट बच्चों? तो तीन पॉसिबिलिटीज बन गई। तो जब हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, वी हैव x डबल डैश दिस इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, एक तो आएगा c1x प्लस c, बट भाई साहब कुछ छोड़ा थोड़ी है इसमें काम करने के लिए। ये तो बोल रहा है कि यार कैपिटल एक्स जो है, लेफ्ट साइड वाला कैपिटल एक्स है, राइट साइड वाला स्मॉल एक्स, और एक्स किसका फंक्शन था, स्मॉल एक्स का फंक्शन था, इसलिए इंटीग्रेट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कुछ छोड़ा नहीं करने के लिए, इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करो। बोले सर x0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिला c2 इक्वल टू 0, x0 xl इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिल गया c1 इक्वल टू 0। बोले सर यहाँ से तो पूरा सॉल्यूशन 0 मिल गया, ट्राइवल सॉल्यूशन मिल गया, जो नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस पे चलते हैं तो क्या हुआ, एक्स डबल डैश दिस माइनस म्यू स्क्वायर दिस इनटू एक्स इक्वल टू 0। बोले क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह निकाल के नहीं सिखा रहा हूँ भाई, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सबको पता है माइनस म्यू और प्लस म्यू रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो क्या लिख लिया, e टू द पावर म्यू एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस म्यू। अब फिर से वही कंडीशन, x0 इक्वल टू 0, एक्स एल इक्वल टू 0। x0 इक्वल टू 0 ने बताया कि भाई c1 प्लस c2 0, c1 e टू द पावर म्यू एल प्लस c2 e टू द पावर माइनस म्यू एल दैट इज इक्वल टू 0। बोले सर ये दोनों तो सॉल्व ही नहीं हो सकते। इस थर्ड केस को बेटा नीचे लिखता हूं मैं, हाँ। बोले क्या सॉल्व नहीं हो सकता? इन दोनों इक्वेशंस को अगर तुम देखते हो तो इन दोनों इक्वेशन से मैं डिटर्मिनेंट डिफाइन कर लेता हूँ, 1 1 e टू द पावर म्यू एल, मतलब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सीखते हो ना तुम लोग, माइनस म्यू एल, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इनटू कितना, c1 c2 इक्वल टू 0 0, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा सर e टू द पावर माइनस म्यू एल माइनस e टू द पावर म्यू एल। ये 0 थोड़ी होता है,
दोनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। अब ये जीरो नहीं है इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बता देगा, C1 भी जीरो C2 भी जीरो। इससे भी क्या मिला, x इक्वल टू जीरो, जो कि फिर से क्या आ गया, ट्राइवल सॉल्यूशन। अब आते हैं लास्ट केस पे। अगर हमने बोला कि लैम्डा कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, तो आई से दैट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर लिया तो कैपिटल एक्स डबल डैश दिस माइनस प्लस म्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब भाई साहब यहां से तो कुछ बात बनी, क्या क्या सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स इक्वल टू C1 कॉस लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन लैम्डा एक्स। दोनों कंडीशंस को अप्लाई करते हैं सर, क्या हुआ, एक्स जीरो रखा, कितना मुझे मिल गया, बोले कॉस जीरो वन होता है तो C2, सॉरी कॉस जीरो वन होता है तो C1 आ गया, C1 इक्वल टू जीरो, इतना मिल गया। बोले सर अगर XL इक्वल टू जीरो रखा जाए, C1 तो जीरो हो चुका है, अब C2 पे ही काम करना है, कितना आ गया, C2 साइन लैम्डा एल। अब क्या है, साइन लैम्डा एल को जीरो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि यार हर तरफ से तो जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं चाहता हूँ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए मेरा C2 कितना होना चाहिए, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन that C2 should not equal to zero। अगर C2 नॉन जीरो होगा इसका मतलब साइन लैम्डा एल जीरो होगा, तभी तो यार प्रोडक्ट जीरो होगा दो टर्म्स का, कम से कम एक को तो जीरो होना जरूरी है। तो अगर साइन लैम्डा एल जीरो तो इस बात का मतलब क्या हुआ, लैम्डा नहीं यार बच्चों, म्यू है। हाँ, मैंने लैम्डा लिख दिया गलती से, राइट, साइन म्यू एल इक्वल टू, तो साइन जीरो होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे एन पाई, राइट। तो यहां से मुझे मिला दैट म्यू इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, जहां पे n किसे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। बट लैम्डा कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, मतलब कितना है, माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब एन नेगेटिव इंटीजर बोलने का तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि एन स्क्वायर हो गए तो पॉजिटिव भी आएंगे, तो क्या एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ये पॉसिबल हो सकता है। तो भाई साहब एक्स एक्स की वैल्यू निकल गई, क्या आ गई सर, बोले सर एक्स एक्स आ चुका है, दिस इज इक्वल टू, क्या आ चुका है, यहां से निकालो, C1 जीरो, C2 की वैल्यू लिख चुके हैं हम लोग, नॉन जीरो तो C2 रखा साथ में, इनटू कितना बेटा, साइन म्यू एक्स, व्हाट इज म्यू, दिस इज एन पाई अपॉन एल, दिस इनटू एक्स, तो साइन एन पाई एक्स अपॉन, ये वैल्यू आई एक्स एक्स। अब प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन भी है, इसे मान लेते हैं सपोज फर्स्ट, आई थिंक मैंने कोई इक्वेशन अभी तक एज्यूम नहीं की है, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट में दूसरा फंक्शन टी था, और टी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, टी सेटिस्फाई कर रहा था सर, टी डबल डैश इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी स्क्वायर टी। चलो मैं उसे भी ले लेता हूँ, तो टी डबल डैश माइनस लैम्डा टाइम्स सी स्क्वायर दिस इनटू टी इक्वल टू जीरो, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज माइनस म्यू स्क्वायर, तो वो भी पुट कर लिया, टी डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो। दिस implies tt is equal to, what is the solution of this, tt is equal to, this is C1 cos mu c t, that, या सिर्फ पहले लिख लो, म्यू सी टी प्लस C2 साइन म्यू सी टी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इंप्लाइज, इसे C1 C2 के बजाय क्योंकि ऊपर यूज करे थे कुछ और लिख लो, C3 C4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। ओके, ये फॉर्म आ गया। अब क्या काम किया, Tt is equal to, दिस इज C3 cos, आप निकाल चुके हो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, n पाई अपॉन एल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया n पाई सी टी दैट डिवाइडेड बाई एल प्लस C4, दिस इज साइन n पाई सी टी दैट डिवाइडेड बाई, दीज आर द वैल्यूज, राइट।
तो बेटा दोनों इक्वेशंस, बड़ा मस्त काम हो गया। बोले सर लेकिन दो नए कांस्टेंट भी दोगे, काम बढ़ गया। अरे कोई बात नहीं, इनिशियल कंडीशन भी तो पड़ी है अभी, उनका भी तो इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ने क्या बता दिया कि हमारा uxt निकल गया। क्या था uxt? दिस इज इक्वल टू xx दिस इनटू tt। xx यहां से फर्स्ट इक्वेशन से और tt सेकंड इक्वेशन से। जरा बच्चों एक बार देखना, इसका जो कांस्टेंट c2 है ये c3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और c4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नए कांस्टेंट मिलेंगे। तो जो नए कांस्टेंट मिलेंगे मैंने उन्हें कैपिटल ए की फॉर्म में मान लिया। ठीक है, इसे लिख लिया कैपिटल ए साइन ऑफ n pi x that divided by L, this into cos of n pi ct that divided by L, plus b times sine of n pi x that divided by L into sine of n pi ct that divided by, right, this kind of। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या क्या है सर? ये है uxt इक्वल टू दिस। पहली कंडीशन थी कि ux0 इज इक्वल टू fx, तो t0 रख के देख लेते हैं। जैसे रखूंगा तो लेफ्ट साइड से fx और राइट साइड से कितना मिल गया, a टाइम्स साइन n पाई x दैट डिवाइडेड बाय l। ये फॉर्म मिल गई। आ रही बात सबको समझ में? अरे बच्चों कुछ तो बता दिया करो, समझ में आया? कि cos 0 1 हो गया और sin 0 0 हो गया, दूसरा वाला टर्म गया। बोलना भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? बताओ। यस सर, हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो ये दो फॉर्म मिल गई। अब एक काम करते हैं, fx इक्वल टू दिस आ रहा है। एक सेकंड यार, जो सॉल्यूशन मैंने लिखा बेटा, एक मिनट रुको यार। ये unxt निकाला है क्योंकि n की वैल्यू तो मेरी 0 से लेके मूव करी है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो unxt मिला है बेटा, मैंने थोड़ा जल्दी कंडीशन अप्लाई कर। अब एक काम करो, पहले तो यहाँ पे लिखो दिस इज फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो। अच्छा, जो ये लैम्डा और म्यू डिफाइन किए गए ना, ये जो लैम्डा है बेटा, इसे क्या बोल रहे हैं? दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और जो ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये unxt मिला, ये क्या मिला? दिस इज आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन फॉर lambda equal to minus n square pi square upon L square, where this n is equal to 0 1 2 3 and so on। ठीक है, sum of all eigen function is your solution। तो sum of all eigen functions मतलब दोनों का क्या होगा? uxt is nothing, this is sigma n equal to 0 to infinity। इसको बेटा an और bn लिखना क्योंकि हर एक कांस्टेंट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, an bn। ठीक है, दिस इज an sin n pi x that divided by L into cos n pi ct that divided by L plus bn sin n pi x that divided by L or sin n pi ct that divided by L, right? This is our ux, an और bn हमने डिफाइन। अब ये फोरियर सीरीज है आपके पास, क्या है? फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको निकालने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ना पहले कभी। कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता भाई तो थोड़ा समझना। जैसे मैंने लिखा, पहली कंडीशन थी ux0 दिस इज इक्वल टू fx। अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा fx इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी दैट इज an इनटू sin n पाई x डिवाइडेड बाय l। तो इस फोरियर सीरीज के लिए ये फोरियर साइन सीरीज बन रही है, राइट। तो फोरियर साइन सीरीज के लिए कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है? an इज इक्वल टू, याद है किसी को? जो फंक्शन होता है उसके साथ में साइन का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, राइट। तो ये है 2 अपॉन l बिकॉज लेंथ है अपनी l इसकी 0 टू l
दिस इज fx into sin n pi x is divided by l। इस टॉपिक के बाद मैं फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म ही करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर स्पेशल फंक्शन करवा दूंगा। स्पेशल फंक्शन आधा अधूरा हुआ था, बट मान के चलते चलो नहीं हुआ, चाहिए मुझे 4-5 घंटे उसके लिए भी, ठीक है। तो एक क्लास कल तो नहीं, परसों रख लूंगा, राइट, वेडनेसडे को, तो उसमें टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ए निकला। सिमिलरली आप इसे u को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t x t, तो भाई सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस ये n पाई c अपॉन l प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना, दोनों से। तो ये आ गया सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an into n pi c this upon l, this into sin n pi x that divided by l, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन के साथ में आ गया, और n pi c t that divided by l plus bn into n pi c that divided by l, साइन सेम रहा n pi c divided by l, और दूसरा टर्म क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos n pi c t that divided by, राइट, दो फॉर्म्स में। अब क्या बोला, utx0 this is equal to gx, this implies gx is equal to sigma n equal to 0 to infinity minus of an this into n pi c divided by n, राइट। और कितना मिल गया, साइन n pi, अच्छा नहीं, पहले वाला टर्म तो 0 हो गया है, सॉरी बच्चों, ये bn this into n pi c that divided by l, और साइन n pi c t अपॉन c अपॉन l बच गया। अब फिर से फूरियर साइन सीरीज बन रही है, तो bn कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, bn इज इक्वल टू bn इंटू ये टोटल वैल्यू n pi c अपॉन l, तो पूरा ही कोएफिशिएंट सेम आएगी ना पिछले वाले की तरह, 2 अपॉन l इंटीग्रल 0 टू l, दिस इज gx into sin n pi x upon l not c, this into dx, ये l और l दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गए, और तो मुझे कितना मिल गया, दिस इज bn is equal to 2 upon n pi c, this into integral 0 to l gx into sin n pi x that divided by this into 2। तो आपका सॉल्यूशन भी आ चुका है बेटा। The solution of this differential equation is that, तो याद कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, ये सॉल्यूशन ध्यान रख लो, टाइम कम रहता है किसी एग्जाम में, ठीक है। एंड उस सॉल्यूशन में जो कोएफिशिएंट्स है an और bn, उनकी वैल्यूज ये हमने फूरियर सीरीज एक्सपेंशन से निकाली, एक ये आया an और ये दूसरा मिल गया bn, ठीक है, राइट बच्चों। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको, और अगली क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे एक बार चल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, राइट बच्चों, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।